जरूर जान जाएंगे आप, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में यूसुफ नाम का एक आदमी कब्रिस्तान में गड्ढा खोद रहा होता है। वो एक लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर गड्ढे में दफना रहा होता है। लाश का चेहरा देखकर लगता है उसे कुष्ठ रोग जैसा कोई रोग था जिसकी वजह से वो मरा। लेकिन यूसुफ के पैर पर भी ऐसे ही कोई बीमारी के निशान होते हैं दोस्तों। वो अजीब सी सीटी बजाता है जिसे सुनकर गांव के दूसरे लोग भी जवाब में सीटी बजाते हैं और यहाँ रिवील करते हैं कि इस गांव में इस रोग से पीड़ित कई लोग मर चुके हैं और उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर यहाँ पर दफनाया जा रहा है। अगले दिन सरकार की तरफ से यास्मीन, वीना और अरला नाम की 3 डॉक्टर्स इस गांव में आती हैं जो इस बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए भेजी गई हैं। उन्हें गांव ले जाने के लिए एक माझी अपनी नाव लेकर आता है। यास्मीन पूछती है हम किसका वेट कर रहे हैं। माझी बताता है कि हमारे गांव में लाशों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाला कोई नहीं है, इसलिए दूसरे गांव से हमने किसी को बुलाया है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ देर में फाजर नाम का एक लड़का और उसका दोस्त डैन आ जाते हैं जो उस गांव में लाशों को दफनाने का काम करने के लिए आए हैं। वो यास्मीन और दूसरों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपको देरी हो गई। फिर वो उस पार जाते हैं तो यास्मीन माझी से पूछती है कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। वो कहता है कि पास ही है मैडम, बस 3 घंटे चलना पड़ेगा। कहकर वो इन्हें जंगल के अंदर लेकर जाता है। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि 3 घंटे चलना होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। वहाँ के हर पेड़ पर कोई न कोई कर्मकांड के निशान होते हैं। वीना एक जगह फिसल जाती है और उसको चोट लग जाती है। यास्मीन उसके पैर पर दवा लगाती है। फिर वो माझी से पूछती है कि इन पेड़ों में लोगों ने क्या कर रखा है। वो बताता है पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब से ही ये पेड़ ऐसे ही हैं। किसी तरह जंगल से होकर वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, पर लगता ही नहीं कि उस गांव में कोई रहता भी है। यास्मीन कुछ घरों में एक्स मार्क लगा हुआ देखती है और माझी से पूछती है ये क्या है। वो बताता है कि इस घर के सभी लोग बीमारी से मारे गए हैं और यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर ये एक्स मार्क लगाए गए हैं। दूसरी ओर गांव के 3 सर्वाइवर्स को दिखाते हैं जो एक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं इस गांव में सिर्फ 17 लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन मरे हुए लोगों की गिनती है 52। और तभी यास्मीन की टीम वहां पर पहुंच जाती है। यह है इनका मेडिकल कैंप। हाल ही में जो लोग उस अजीब सी बीमारी से पीड़ित हुए थे उन्हें यहाँ पर रखा गया है। माझी बताता है कि पिछले 1 महीने से ये लोग यहाँ पर पड़े पड़े आपकी मेडिकल टीम का इंतजार ही कर रहे हैं। खैर अब आप लोग आ ही गए हैं तो इन्हें अब ठीक भी कर लेंगे आप लोग, लेकिन हाँ बिना ग्लव्स पहने इनमें से किसी को भी डायरेक्टली मत छूना, वरना ये छूत की बीमारी आपको भी लग जाएगी। फिर वो इन्हें दूसरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर यूसुफ बुरी हालत में पड़ा होता है। यही मूवी की शुरुआत में गड्ढा खोदकर उस लाश को दफना रहा था। फिर वो फाजर और डैन को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर कई लाशें पड़ी होती है। वो कहता है कि इन सबको तुम लोग जितनी जल्दी हो सके दफना देना। फाजर भी कह देता है कि काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। फिर माजी यास्मीन की टीम को रहने के लिए कमरा दिखाता है और कहता है यहाँ ज्यादा सुविधा तो नहीं है, जरा एडजस्ट कर लीजिएगा मैडम। यास्मीन भी कहती कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हुए हैं, मैनेज कर लेंगे। फिर फाजर पूछता है कि हम कहाँ पर रहेंगे। माजी उन्हें कब्रिस्तान के पास एक झोपड़ी दिखाता है कि तुम दोनों यहीं पर रह लेना। वहाँ इन्हें एक अजीब सा मैप मिलता है और एक बुक भी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि मरे हुए लोगों को किस तरह से दफनाना होगा। और ये दोनों उस बुक को एक तरफ रख देते हैं कि दफनाने में तरीका कैसा। गड्ढा खोदो और लाश को अंदर रख दो, मिट्टी भर दो बस। वहाँ पर एक रजिस्टर होता है जिसमें अब तक मरे हुए 52 लोगों के नाम होते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि ये 52 मौतें पिछले 3 दिनों में हुई है तो इनके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ वीना उस कमरे में रखे फोटोज को देखती है और वहाँ की चीजें अरेंज करके रखती है। यास्मीन पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ निकाल कर रख लेती है। अब गांव वालों को क्या बीमारी हो रही है इसका इन दोनों को कोई आइडिया नहीं होता, पर यास्मीन कहती है कि बीमारी जो भी हो हमसे जितना बन पड़ेगा हम इन पेशेंट्स की मदद करेंगे ही। फिर वो वार्ड में जाकर पेशेंट्स को देखने जाती है। इसी बीच यास्मीन को पास वाले कमरे से बदबू आने लग जाती है जहाँ पर लाशें पड़ी हुई है। वो जाकर वहाँ एक तरह का डिसइंफेक्टेंट बॉल डालती है, लेकिन जब वो बॉल उसके पास लुढ़क कर आता है तो यास्मीन डर जाती है कि यहाँ चल क्या रहा है। एक लाश तो हिलने लग जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसके ड्रेस के अंदर चूहा था जो हिल रहा था। रात होती है और फाजर और उसका दोस्त 5 लाश को दफना चुके होते हैं। वो कुछ देर आराम करते हैं तो उन्हें सीटी की आवाज आती है। दरअसल एक छोटी लड़की सीटी बजा रही थी, मतलब इस गांव में एक और बीमार मर चुका है। उस लाश को 2 लोग उठाकर लेकर जाते हैं। तीसरा आदमी उस घर पर एक्स मार्क लगा रहा होता है क्योंकि यहाँ और कोई जिंदा नहीं बचा। पर अचानक घर की लाइट जलने लग जाती है। वो आदमी डर डर कर घर के अंदर जाता है और पूछता है कि क्या कोई घर में है, पर कोई नजर नहीं आता। और तब अचानक उसका रेड पेंट का डिब्बा नीचे गिर जाता है और उस पेंट में किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। वो डर कर चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। यहाँ वीना नहा रही होती है तो अचानक वार्ड से कोई आवाज आती है। वो तुरंत ड्रेस पहनकर वार्ड में जाती है तो यूसुफ गायब होता है। अचानक वो वीना के पीछे नजर जाकर उसकी माँ को उसके पिता के पास दफनाने के लिए जाते हैं। यास्मीन फैसला करती है कि अगर इस गांव में और कोई जिंदा होगा तो उसे अपने साथ लेकर हम सबको इस गांव से चले जाना चाहिए। वो हर घर में चेक करती है कि कोई जिंदा है भी या फिर नहीं।
पर हर घर में सिर्फ लाशें ही लाशें होती है। यहाँ फैजर डिया के पिता की कब्र को खोदने लग जाता है क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसे डिया के पिता की कब्र में ही दफना जाए। पर फैजर देखता है कि वो पत्थर जिस पर मृत इंसान का नाम लिखा होता है वो डिया के पिता के सर की तरफ न होकर उसके पैर की तरफ रखा होता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। फैजर जरा घबराता है कि ये ऐसे क्यों रखा हुआ है और इसी बीच डैन माजी को कॉल करने के लिए कुएं के पास आता है। तभी बाल्टी नीचे गिर जाती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और कुएं के ऊपर चढ़कर माजी को कॉल करता है क्योंकि वहीं पर सिग्नल ठीक आ रहे थे। माजी भी कहता है कि बहुत बारिश हो रही है इसलिए इस वक्त मैं नहीं आ सकता, कल सुबह होते ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। बात करते करते डैन का फोन नीचे बाल्टी में गिर जाता है। किसी तरह वो बाल्टी को खींचकर फोन को उठा लेता है लेकिन कुएं के अंदर से एक भूत डैन को अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर अरला नदी तक पहुंचने का रास्ता भूल चुकी थी। तभी एक आवाज आती है कि मेरी मदद करो। अरला मुड़कर देखती है तो उसे वीना का भूत दिखाई देता है जो अरला को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो डर कर वहां से भाग जाती है। यहाँ फैजर के समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पैर के पास क्यों गाड़ा गया है। तब उसे वो बुक याद आती है जो उनकी झोपड़ी में पड़ी हुई है जिसमें लिखा था कि लाश को कैसे दफनाना चाहिए। अब वो उस बुक को उठाकर पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ है कि मरे हुए इंसान का नाम एक पत्थर पर खुरेद कर उसे लाश के पैर की तरफ गाड़ो। अगर गलती से भी सर की तरफ रखा तो इस पूरे गांव को मरे हुए लोगों की आत्माएं मिटा देंगी। और अब फैजर की समझ में आ जाता है कि ये सारे भूत फैजर की वजह से इनके पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल फैजर ने जिन लाशों को दफनाया था उन सब के नाम वाले पत्थर उसने सर की तरफ गाड़े हुए थे। हालांकि इस गांव में उसे पैर की तरफ गाड़ना था वो सब कुछ। क्योंकि फैजर ने वो बुक तो पढ़ी नहीं थी तो ये वो गलती कर बैठा। वो जाकर यास्मीन को अपनी गलती बता देता है। इसी बीच डिया गायब हो जाती है। फैजर और यास्मीन अलग अलग दिशाओं में जाकर डिया और डैन को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर डिया एक जगह पर अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर बड़े प्यार से उनके पास भागती है लेकिन फिर पता चलता है कि वो असल में खतरनाक भूत है। फैजर डिया को बचाकर भागता है लेकिन वो भूत इनका पीछा करता रहता है। ये दोनों घर आकर पलंग के नीचे छिप जाते हैं। वो धीरे धीरे इनके पास आता है लेकिन अचानक गायब हो जाता है। ये लोग फिर चैन की सांस लेने वाले होते हैं कि वो फिर इनके सामने आ जाता है। दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। यास्मीन देखती है कि डैन कुएं में मरा पड़ा हुआ है। वो तुरंत फैजर को बताती है पर वो विश्वास नहीं कर पाता कि डैन मर चुका है। यास्मीन कहती है हमें जल्द से जल्द इस गांव से निकलना चाहिए लेकिन डिया कहती है मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गई और अगर अब गई तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। यास्मीन भी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो हमारे साथ। और तब वो देखते हैं कि इस गांव के सारे मरे हुए लोगों का भूत एक जगह पर खड़े हो रखे हैं, इनको देख रहे होते हैं। बहुत ही डरावना सीन है ये। अब यास्मीन डिया का हाथ पकड़कर वहां से खींचकर लेकर जाती है। तभी भूत फैजर के पैरों को पकड़कर खींचता है और उसको गड्ढे के अंदर ले जाने की कोशिश करता है पर यास्मीन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब फैजर को याद आता है कि उस बुक के पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है जिससे इन भूतों से छुटकारा मिल सकता है। वो डिया से कहता है कि तुम वो मंत्र पढ़ो। इसी बीच भूत फैजर को गड्ढे में लेकर जा चुके थे लेकिन फिर भी डिया लगातार उस मंत्र को पढ़ने लग जाती है। इस वजह से गड्ढे से सारे भूत गायब हो जाते हैं और फैजर बाहर निकल आता है। सुबह माजी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसकी नाव में ये तीनों उस खतरनाक गाँव से बच निकलते हैं। रास्ते में फैजर डिया से कहता है तुम ये मत सोचना कि इस गाँव के बाहर तुम्हारा कोई नहीं है। मेरी एक नानी है जो तुम्हें देखकर बड़ी खुश होगी क्योंकि उसे एक पोती की ख्वाहिश थी। ये सुनकर पहली बार डिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उस नाव में कुछ लिखा होता है। यास्मीन माजी से उसका मतलब पूछती है तो वो बताता है कि हर गांव का अपना नियम, अपनी पहचान और तौर तरीका होता है, उसी के हिसाब से वहां पर रहना होता है। यही है उसका मतलब। अब ये तीनों वहां से बच निकलते हैं। इनके जाने के बाद वहां पर एक टीम ये चेक करने आती है कि यहाँ और कोई जिंदा है या फिर नहीं और तब अरला को दिखाते हैं जो अभी भी इस गांव के जंगल में भटक रही है। यहाँ के भूतों को देखकर वो एकदम पागल ही हो चुकी है। और इस मूवी की थीम यह है दोस्तों, जैसा माजी ने अपने नाव में लिखा हुआ था कि हर गांव के अपने नियम और तौर तरीके होते हैं, अगर उनके हिसाब से नहीं चले तो मुसीबत हो सकती है। इस गांव में नियम था कि मरे हुए लोगों के पैर की तरफ वो पत्थर रखो जिस पर उनका नाम लिखा हो, लेकिन फैजर ने उस जरूरी बुक को नजरअंदाज कर दिया और अपने तरीके से उस पत्थर को हर लाश के सर की तरफ गाड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से आत्माएं गुस्से में इनके पीछे पड़ गई। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे क्या आप ऐसी किसी गांव के बारे में जानते हैं जहाँ के तौर तरीके कुछ इस तरह डरावने हो? कुछ इंटरेस्टिंग बात है तो कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।